Good evening, all of you. I hope I Good am evening, audible. sir. So, in this lecture, we will discuss some of the important current affairs areas of September 2020. One such news was the UMANG. UMANG, it stands for Unified Mobile Application for New Age Governance. So, first of all, it is a mobile application which was developed by Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Electronics and Information Technology, MITI, and National E-Governance Division, National E-Governance Division. सो इन्होंने ये दो लोगों ने मिलके क्या किया है, इसको डेवलप किया है टू ड्राइव मोबाइल गवर्नेंस. जो गवर्नेंस होती थी बेसिकली वो फिजिकली होती थी. नाउ गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू डू मोर मोबाइल गवर्नेंस, कि सारा कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हो जाए. सो उन्होंने एक नई एप्लीकेशन जनरेट की जिसका नाम है उमंग. और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल इंडियन सिटीजन्स. ये इंडियन सिटीजन्स के लिए टू एक्सेस द पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम central to local government bodies and other citizen centric services. So now you can understand this is not for the foreigners, this is for the Indian citizens. And it using this mobile application you can access not just the services of central government but also the state government as well as the local government bodies. So next news is the health in the India health in India survey. So basically this was released by Ministry of Statistics and Program Implementation. So this is important. Here you have to remember the name of the ministry, which ministry released this survey. They may confuse you by giving Ministry of Health and Family Welfare. So don't confuse here. Health in India survey was released by Ministry of Statistics and Program Implementation. As per the report, the Zoroastrian community remains the most susceptible to the ailments. Ailments समझते हो आप? अभी एक चीज़ यहाँ पे आपको दो चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. ससेप्टिबल क्या होता है, जो ईजली कोई चीज़ आप हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मोस्ट क्या होते हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, जल्दी उनको कोई चीज़ अफेक्ट कर सकती है. तो ससेप्टिकल का मीनिंग है कि इनको ये जल्दी हार्म कर सकते हैं, इनको जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और प्लस जो एलिमेंट्स है, अभी एलिमेंट्स का मतलब होता है बेसिकली किसी टाइप की इलनेस. ठीक है, एलिमेंट हम यूज़ करते हैं माइनर इलनेस के लिए. छोटी छोटी जो इलनेस होते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. और इस में यही चीज़ बताई गई है कि जो ज़ोरोआस्ट्रियन है, ठीक है, इस कम्युनिटी के पर्सन है जो वो एलिमेंट्स को जल्दी क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं. बहुत ही ज़्यादा क्या है, ससेप्टिबल है. वी कैन से इस मामले में जो उनकी जो इम्यूनिटी है इट इज़ वेरी वीक. सो द सर्वे डिफाइंस एलिमेंट्स एज एनी डिविएशन फ्रॉम अ पर्सन स्टेट ऑफ
फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो इसने यहाँ पे एलिमेंट क्या बताया है कि अगर जो सिंपल स्टेट ऑफ है, आपकी फिजिकल स्टेट है या मेंटल स्टेट है, अगर उस नॉर्मल स्टेट में कोई डेविएशन आती है, सो दिस वी विल कॉल एज एन एलिमेंट। सो नेशनल सैंपल सर्वे का जो 75th राउंड था, इसको रिलीज किया गया था जुलाई में। ये शो करता है कि 31% ऑफ जोरोआस्ट्रियन रिपोर्टेड दैट दे वर सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है, मीन्स के अबाउट 1/3 उनकी पॉपुलेशन को क्या हो रहा है, एलिमेंट्स से वो सफर कर रहे हैं। सो ये काफी ज्यादा क्या है, ससेप्टेबल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दैट which community was most susceptible to ailments during the health in India survey। और सेकंड क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है दैट हेल्थ इन इंडिया सर्वे वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं। थर्ड इज द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म, काउंटर समझते हो, काउंटर का मीनिंग है कि हम उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम फाइट कर रहे हैं बेसिकली। ये न्यूज़ में क्यों थी, बिकॉज रिसेंटली सितंबर में इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई 2020। इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल। तो अभी ये क्या है, इट इज अ रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, इंटरनेशनल थिंक टैंक है। अभी थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, ये जो भी, जैसे अभी इसका स्पेसिफिक फील्ड क्या है, काउंटर टेररिज्म है, इसकी आउटरीच की क्या है, ग्लोबल लेवल पे ये एक काउंसिल है जिसका मेन काम है टेररिज्म को काउंटर करना। थिंक टैंक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म, और जो टेररिज्म थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, उसके रिगार्डिंग ये सारा कुछ उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, टू अवेकन फर्दर इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि जो पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने मिलकर ये एक काउंसिल प्रिपेयर की। यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं, वो फॉर एग्जांपल सीनियर कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई एकेडमिशियन है, ऑफिसर है फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री सर्विसेज, या कोई डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट है, लीडिंग रिसर्चर, मीडिया एनालिस्ट, पार्लियामेंटेरियन, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट हेड, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मेंबर। तो ये क्या है, एक बहुत ही डाइवर्स काउंसिल है जहां से डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और वो बताते हैं कि जो टेररिज्म है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, टू दे प्रोवाइड द सपोर्ट एंड रेगुलर कंट्रीब्यूशन विद द एम टू डेलिब्रेट ऑन द रूट कॉजेस ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। तो ये फाइंड करते हैं कि सबसे पहले तो उसके कॉजेस क्या हैं, कि ग्लोबली टेररिज्म इंक्रीज क्यों हो रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए, इसको डेटर करने के लिए व्हाट आर द प्रेजेंट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज Haiyang 2C. It was a news. It is a new ocean monitoring satellite. Ocean monitoring satellite launched by China. So it is country's third ocean dynamic environment satellite. अभी इसका काम क्या है, ये बेसिकली प्रोवाइड करती है ऑल वेदर, कि कोई भी वेदर हो, राउंड द क्लॉक मीन्स 24 आवर्स अ डे ऑब्जर्वेशन करती है ऑफ वेव हाइट, सी सरफेस हाइट, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एंड टेम्परेचर। देखो चाइना है ना, जो चाइना का जब आप मैप देखोगे तो उसका काफी सारा जो एरिया है वो क्या है, सी में है। तो ये राउंड द क्लॉक उसको ऑब्जर्वेशन करना चाहता है कि वेव जो जनरेट्स होती हैं सीज में, उसकी क्या हाइट है, वो कितना इम्पेक्ट कर सकती है, सी जो सरफेस है उसकी हाइट कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, डायरेक्शन कितनी है, उसका टेम्परेचर, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या करती है, इम्पेक्ट कर सकती हैं चाइना को। तो इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, HY2C। Haiyang 2C will form a network with previous HY2B and subsequent
HY2D which is scheduled for launch next year. अभी ये क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर एक और ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे 2D, ठीक है। और अभी ये क्या करेगा, नेटवर्क बनाएगा ऑलरेडी जो वर्किंग HY2B के साथ। तो ये क्या है, चाइना क्या कर रहा है, एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिलेशन बना रहा है इन सैटेलाइट्स का कि राउंड द क्लॉक, ठीक है, हर वेदर में इनको पता चले, बहुत ही हाई प्रिसीजन ये मैरीटाइम क्या करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। अभी द प्लान्ड सैटेलाइट नेटवर्क विल बी कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स सी सरफेस विंड मॉनिटरिंग। तो अभी ये क्या कर सकते हैं, एट प्रेजेंट 80% ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट द एरिया अराउंड द सी, ठीक है, द सी ऑफ चाइना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, तो जस्ट इनको नहीं, ये थ्रू आउट का जो वर्ल्ड है उसमें जो सरफेस विंड है, बिकॉज आप ज्योग्राफी में भी आके जाके पढ़ोगे कि जो विंड्स है ना, ये विंड ही है जो हमारे क्लाइमेट को इम्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, someone is trying to enter in the class but she is not able okay, just to enter. Please enter him. let me pause. So we were discussing regarding Heiyang 2C. I told you it is a ocean monitoring satellite launched by China. It is country's third ocean dynamic environment satellite. Two were Heiyang 2A and Heiyang 2B. Now they have launched Heiyang 2C, and in future they would be launching HY2D satellite to carry out high precision maritime environmental monitoring. तो इनका मेन क्या काम है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी जो सरफेस सी, जो सरफेस विंड है स्पेशली ऑन द सी, उनको ये क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और उसके बाद ये क्या करेंगे, हाई प्रिसीजन मैरीटाइम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज देयर मेन टास्क, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, विद इन 6 आवर्स करते हैं, बट जब ये और सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे तो ये बहुत जल्दी इसको और भी जल्दी क्या कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे थ्रू आउट दी वर्ल्ड। दिस टर्म वाज इन न्यूज रेडियो पाठशाला। इट वाज स्टार्टेड बाय ओडिशा गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेडियो पाठशाला किसने स्टार्ट किया, तो इट वाज स्टार्टेड बाय ओडिशा गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि ये क्लासेस होगी थ्रू रेडियो फॉर द स्टूडेंट बिटवीन क्लास 1 to class 8th इन द स्टेट, ठीक है। स्टूडेंट कैन आल्सो गेट दिस ऑडियो प्रोग्राम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो रेडियो पाठशाला पे जस्ट इतना आपको याद रखना है कि ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और 1 to 8th जो क्लास के स्टूडेंट्स ले किया, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट इज द साथी एप्लीकेशन। साथी एप्लीकेशन, now साथी is an initiative of the Ministry of Tourism, ठीक है, with Quality Council of India, ठीक है। तो ये 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इसको साथी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया, और इनका मेन काम क्या है, टू असिस्ट दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप समझते हो, जैसे ये होटल्स हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की जो सर्विसेज है ये सारे प्रोवाइड करते हैं टू ऑपरेट सेफली एंड देयर बाय इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द स्टाफ, employees and the guest about the safety of the hotel or unit. You know, during the COVID-19 period, hospitality sector was, harmed very badly, क्योंकि अभी कोई भी जो होटल्स में नहीं जाना चाहता था, बिकॉज दे वर वरीड कि जो वहाँ पे अच्छे से बाद में सैनिटाइजेशन हुई है जो नहीं हुई है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक साथी एप्लीकेशन ली जिसके अंडर जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टू द गेस्ट, टू द एम्प्लॉयज, टू द स्टाफ कि यू आर सेफ इन दिस होटल और इन दिस यूनिट. सो साथी एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. Next is World Tourism Day. So on 27th of September every year we celebrate World Tourism Day. World Tourism Day. ठीक है, this day has been celebrated since 1980. और इसको किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस इज योर होमवर्क दैट यू विल search about United Nation World Tourism Organization and you will see कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारा कुछ देखोगे. So 27 September was chosen as the date since it was the day in 1970 on which the statutes of the UNWTO was adopted. ठीक है, देखो 10 साल बाद 1980 में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1970 27 सितंबर 1970 को जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्टैट्यूट है उसको क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था. एंड इस साल का थीम भी आपने याद रखना है, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी एन एसे इन द एग्जाम एज वेल. टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, कि कैसे हम टूरिज्म को यूज करके रूरल एरिया में डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है. एंड यू कैन आल्सो सी द इनिशिएटिव्स इन दिस सेक्टर, इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म, वेयर द ब्यूरोक्रेसी और द लोकल population or the panchayats, they use tourism as a mean to promote the rural development in the areas. You can cite various examples from our country, or you can, using your opinion or using your innovation or innovative ideas, you can correlate the tourism as well as the rural development. Next is this was in news, GIMEX. Okay. GIMEX was basically a bilateral maritime exercise between Japan and India. So J stand for Japan, I stand for India, M stand for maritime, EX for exercise. So the fourth edition of the exercise will be held in was held in North Arabian Sea. तो नॉर्थ जो अराबियन सी है वहाँ पे ये क्या हुई, ये फोर्थ एडिशन एक्सरसाइज का वो हेल्ड हुआ फ्रॉम 26 टू 28 सितंबर. ठीक है, नॉर्थ अराबियन सी. तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ये याद रखनी सबसे पहले, तो जो जाइमेक्स है ये क्या है? ये क्या है कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन जापान एंड इंडिया. सेकंड थिंग, ये फोर्थ एडिशन इसका कहाँ पे हुआ? नॉर्थ अराबियन सी में. सो वन थिंग इज जाइमेक्स इज कंडक्टेड बाइनरली. बाइनरली मीन्स आफ्टर 2 years. तो इसका मीनिंग क्या है कि हर 2 साल बाद ये जो एक्सरसाइज है इसको क्या किया जाता है? कंडक्ट किया जाता है. और ये किसके बीच होती है? इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स. तो यहाँ पे जो जिसको हम इंडियन नेवी बोलते हैं, जैसे वहाँ की नेवी को बोलते हैं जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स. ठीक है, JMSDF. सो ये कब से स्टार्ट हुई? 2012 में ये चीज स्टार्ट हुई थी. ठीक है, विद द स्पेशल फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन. राइट. नेक्स्ट है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, FFF. ये क्या है? फ्राइडेज फॉर फ्यूचर है ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट. तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसके साथ ये रिलेटेड है. एंड इट वाज स्टार्टेड इन अगस्त 2018 व्हेन अ 15-year-old
Greta Thunberg began a strike in Sweden. So basically ये एक बच्चे ने स्टार्ट किया 15 साल के, तो अभी ये क्या है, एक ग्लोबल स्ट्राइक मूवमेंट बन गई है. इट इज़ एन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स who take time off from their class to participate in the demonstration to demand action to prevent further global warming. तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग पे आपको कुछ लिखना हो या क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ लिखना हो, देन यू कैन यूज फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट के कैसे बच्चे भी इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड वी एज अडल्ट्स शुड change our priorities so that we can prevent further global warming. Next is the RAISE Summit. RAISE Summit 2020. It was held in October. RAISE 2020 का ये जो थीम था वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट. कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको रिस्पॉन्सिबल वे से हमें यूज़ करना चाहिए, स्पेशली फॉर द सोशल एम्पावरमेंट, कि इसको सोसाइटी की एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि इसकी डिसएम्पावरमेंट और इसके हार्म के लिए. सो इट इज़ कंडक्टेड बाय द मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द नीति आयोग. So it will be a global meeting of minds to exchange ideas and chart a course for using artificial intelligence for social transformation, inclusion and empowerments in the areas like healthcare, agriculture, education, smart mobility. Smart mobility you can understand कि if there is any दिव्यांग or what we call the disabled person, ठीक है, so for them we can use the artificial intelligence, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम काफ़ी वे से उनको हेल्प कर सकते हैं फॉर द स्मार्ट मोबिलिटी, दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, स्मार्टली, एंड स्पेशली इन दी हेल्थ केयर, इन दी एग्रीकल्चर, इन दी एजुकेशन सेक्टर. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्या करता है, रोल प्ले करेगा और काफ़ी कर भी रहा है. जनपित ये क्या है, एक अवार्ड है, ठीक है, प्रेजेंटेड टू मलयालम महाकवि अकिथम. तो कोई एक इसको अभी मिला, ये नवंबर लास्ट ईयर में हैंड ओवर किया गया था टू पोर्ट अकिथम, ठीक है, अकिथम अच्युतन नंबूथेरी. तो अभी आपको यहाँ पे मतलब सारा नेम रखने के अकिथम वुड बी सफिशेंट, ठीक है, आप उसको अकिथम को देख के. तो ये अवार्ड कब इंस्टीट्यूट किया गया, 1961 में. तो ये किनको मिलता है, एनी इंडियन सिटीजन हु राइट्स इन एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर द ऑनर. तो सबसे पहले ये किसको मिलता है, सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है, और उसको किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर वो लिखता है उसके लिए उसको ऑनर किया जाता है. तो इंडियन जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको भी ऐड किया गया था टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस फॉर कंसिडरेशन आफ्टर द 49th जनपित अवार्ड. तो इंग्लिश में भी अगर कोई लिख रहा है तो उसमें भी उसको भी कंसिडर किया जा सकता है. बट इस बार किसको मिला, मलयालम, क्योंकि जो मलयालम में वो लिखते थे अकिथम, और उनको ये मिला है. नेक्स्ट है कोमोडो ड्रैगन. ये क्या है, दे आर द लार्जेस्ट लिजर्ड्स ऑन द अर्थ. लिजर्ड दे हैव वेनम, मतलब जहर से भरे हुए क्या होते हैं, इनके ग्लैंड्स होते हैं लोडेड विद टॉक्सिन्स विच हैव बीन शोन टू सेक्रेट एंटीकोगुलेंट्स. ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं. अभी जो कोमोडो नेशनल पार्क है ये क्या है, एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है. ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज ये क्या है, साइट है. ये आपका होमवर्क है, आप ये भी डिस्कस करोगे, सर्च करोगे कि इसका क्या मीनिंग है, राइट. जो अपना
यूनेस्को, यस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या सेक्रीट करते हैं, एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये है ब्लड थिनर। कोगुलेंट होता है कि ब्लड ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जब एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि ब्लड थिनर करते हैं ये। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, न्यूज़ में भी रहता है। कोमोडो नेशनल पार्क ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इज सिचुएटेड इन द आइलैंड ऑफ कोमोडो। ये क्या है? ईस्टर्न इंडोनेशिया का जो आइलैंड है वहाँ पे ये जो कोमोडो ड्रैगन वहाँ पे पाया जाता है। ये क्या है? बेसिकली लिजर्ड है, बट वर्ल्ड्स क्या है? लार्जेस्ट लिजर्ड है ये। तो अभी इनका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के बारे में भी आज जाके आज पढ़ोगे, और एक आप पढ़ोगे यूनेस्को के बारे में और उनकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। तो ये आप ना पेन पेपर जब लेते हो तो वहाँ पे भी ये आइडेंटिफाई करते जाओ कि क्या क्या चीज़ हमने बाद में स्टडी करनी है। तो ये IUCN स्टेटस, इसमें क्या है? वल्नरेबल। तो बहुत सारे ना स्टेटस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्ट, सेकंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और वल्नरेबल, ठीक है। तो ये क्या है? अलग अलग स्टेटस है। तो ये चीज़ भी आप स्टडी करना। IUCN की एक रेड बुक है, उसमें ये क्या है? स्टेटस है। तो कोमोडो ड्रैगन के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोमोडो ड्रैगन क्या है? लार्जेस्ट लिजर्ड ऑन वर्ल्ड है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ईस्टर्न इंडोनेशिया और द आइलैंड ऑफ कोमोडो। थर्ड थिंग कि इसका IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ये क्या है? वल्नरेबल है। थर्ड, अभी ये न्यूज़ में क्यों था? अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी दीज लिजर्ड्स कुड बिकम एक्सटिंक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से ये एक नई रिपोर्ट आई उसको कि अभी तो वल्नरेबल है, ठीक है, तो बाद में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं विद इन फ्यू डिकेड्स, कि 10 20 30 सालों के बाद इनका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। वो किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज के लिए। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज? we the human beings are responsible for the extreme climate change, and this climate change is responsible for the extinction of various the animals, the plant species etc. so extinct समझते हो ना, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे, सो वर्ल्ड राइनो डे है, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 जो सितंबर है। इट सेलिब्रेट ऑल द 5 स्पीशीज ऑफ राइनो। तो 5 तरह की स्पीशीज है। वन इज ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, सुमात्रन एंड जावा और जावन राइनो। सुमात्रन और जावा आपको पता है, सुमात्रा एंड जावा क्या है? आइलैंड्स है इंडोनेशिया के, और वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इन 2010 जो फर्स्ट वर्ल्ड राइनोसेरस डे मनाया गया था, इसको किसने सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आप ये भी याद रखोगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, और आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में भी आज स्टडी करोगे। तो 5 तरह के क्या है? स्पीशीज है राइनोज की, और इनका IUCN स्टेटस, जैसे अभी हमने कोमोडो ड्रैगन के बारे में देखा कि IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है, तो यहाँ पे इनका जो स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कि ये बहुत बुरी तरह से ये क्या है? इंडेंजर है। और ये क्या है? जावन जो स्पीशीज है, और सुमात्रा और ब्लैक, ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो वाइट राइनो है, इनको क्या डिक्लेयर किया गया है? वल्नरेबल, और आई वुड से नियर थ्रेटन्ड, ठीक है। और जो वन हॉर्न राइनो है आर सेड टू बी दी वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, के वल्नरेबल से ये क्या हो सकते हैं? अभी एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं वाइट राइनोज, आई वुड से सॉरी वन हॉर्न राइनो, ये वल्नरेबल से क्या हो सकते हैं? एक्सटिंक्शन। वाइट राइनो है नियर थ्रेटन्ड।
और जो जावा राइनोज है, सुमात्रन ब्लैक राइनोज, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो 3 ऐसी स्पेशीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। व्हाइट राइनो क्या है, नियर थ्रेटेंड है, और 1 हॉर्न राइनो आर सेड टू बी वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार सशक्तिकरण योजना, सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पोटर। पोटर समझ दो आप, जिसको हम कुम्हार बोलते, कुम्हार पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कुम्हार बोलते हैं, ठीक है। और उनके लिए ये कुम्हार सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मीनिंग होता है एम्पावरमेंट। सो दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पोटर कम्युनिटीज इन द रिमोटेस्ट लोकेशंस इन द कंट्री। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना वाज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2018। तो इसका काम क्या है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना फॉर एडवांस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। सेकंड, के जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनके बारे में इनको अवेयरनेस देने की, इलेक्ट्रिक चाक क्या है, आप किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। प्लस जब इनके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे उनकी मार्केट लिंकेज करनी, ठीक है, उनकी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, ठीक है, उनको भी क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है, KVIC, ये बहुत सारी एग्जीबिशंस भी करता है इनके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिनकुन ला टनल। शिनकुन ला टनल, जब भी यहाँ पे LA ला आता ना वर्ड, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, पास। जैसे आपने वर्ड सुना होगा नाथुला, तो नाथुला का मतलब क्या है, नाथुला का मतलब है कि कोई पास है वहां पे, ठीक है, नाथुला। कई ऐसे भी बोल देते हैं नाथुला पास, बट उसका ला का मतलब ही क्या होता है, पास होता है। सो अभी जो नेशनल जो हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, NHIDCL, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया है, स्पीड अप कर दिया है दी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्क ऑन दिस टनल। तो ये क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिंकुन ला टनल। ये क्या है, 13.5 किलोमीटर है इसकी जो लेंथ है, और ये क्या, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है हाई एल्टीट्यूड पे। तो ये क्या करती है, ये टनल कनेक्ट करती है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आपको पता है कि रिसेंटली 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर ने क्या किया था, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को और जो ट्राइबल लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। मींस जो लद्दाख है और ट्राइबल लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख और लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस टनल द मनाली कारगिल हाईवे विल रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर। तो इसके वजह से जो मनाली और कारगिल, कारगिल आपको पता ही है, ये दोनों एरियाज, इसको आप आज जाके ज्योग्राफी का वर्क भी करोगे, मनाली देखोगे कहाँ पे है, न्यूज़ जो आपका इंडियन मैप है, कारगिल देखोगे कहाँ पे है, और प्लस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख देखोगे एंड लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देखोगे। दिस वुड बी योर ज्योग्राफी वर्क। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23 सितंबर। तो इस बार का जो थीम था, थीम क्या था, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। सो ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया बाय ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ISLRTC। ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट बॉडी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अभी ये भी है जो राइट ऑफ पर्सन है विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का, ये जो एक्ट है
राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये रिकॉग्नाइज करता है कि साइन लैंग्वेज क्या है एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. When we discuss Article 19 in the Indian Constitution, I already told you that we can communicate by way of signs also. This is our fundamental right. और जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, इसने एक्सक्लूसिवली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, इस चीज़ को मेंशन किया, यस दैट साइन लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स. ठीक है, और इंटरनेशनल साइन, और ये नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल जो साइन लैंग्वेजेस डे है. नेक्स्ट इज पासेज एक्सरसाइज, पासेक्स. इंडियन नेवी इज scheduled टू अंडरटेक अ पैसेज एक्सरसाइज विद द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी. तो आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ये किन के बीच है. पासेक्स ये है इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच, और इस बार ये कहाँ पे हुई, ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में. तो ये रेगुलरली कंडक्ट की जाती है बाय इंडियन नेवी विद द यूनिट्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन नेवीज व्हाइल विजिटिंग ईच अदर पोर्ट्स. ठीक है, तो एक दूसरे के पोर्ट्स पे जाते हैं और ये जो एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, पासेस. नेक्स्ट है वज्रा, विजिटिंग advanced joint research faculty scheme. Under this the Indian Navy, ठीक है, क्या जो वज्रा स्कीम है, इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत आ गया, इसको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्कस कर लें पहले. ब्रूसेलियोसिस ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है जो इम्पैक्ट करता है मेनली कैटल, स्वाइन, गोट्स, शीप एंड डॉग्स. स्वाइन पता है आपको क्या होता है? स्वाइन होता है जो ये पिग्स वगैरह से जो रिलेटेड हो, हम बोलते थे ना स्वाइन फ्लू, तो ये चीज़ क्या है जो पिग्स से होता है. तो ये बेसिकली जो ब्रूसेलियोसिस है ये इम्पैक्ट करता है कैटल को, स्वाइन को, गोट को, शीप को एंड डॉग्स को. तो अभी ये ह्यूमंस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? ह्यूमंस भी इफेक्ट हो सकते हैं इफ दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल. तो एज सच ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा. अगर कोई एनिमल ऑलरेडी इफेक्टेड है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल का किसी ने उसको खाया हो, या कोई सपोज करो पानी उस जानवर ने पिया हो, तो बाय ड्रिंकिंग द कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, और बाय इनहेलिंग एयरबोर्न एजेंट्स, कि जैसे ये जो बैक्टीरियल डिसीज है ये हवा में भी फैल जाता है, तो वहाँ से भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है. अकॉर्डिंग टू WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट केसेस ऑफ द डिसीज आर कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग द अनपैस्चराइज्ड, जो पास्चर मिल्क नहीं होता, अनपैस्चराइज्ड मिल्क होता है, और चीज़ जब वो खाते हैं स्पेशली फ्रॉम द गोट्स और द शीप्स. तो इंडिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ना प्रेवलेंट है कि गोट्स और शीप्स का जो मिल्क होता है उसको कंज्यूम करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द डेज ऑफ डेंगी. जब भी डेंगी होता है तो जो गोट का मिल्क काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो अगर वो ब्रूसेलियोसिस से इन्फेक्टेड है तो ह्यूमन बींग्स को भी ये चीज़ हो सकती है. सो द हेल्थ कमीशन ऑफ Lanzhou city in China announced this week that a leak in a biopharmaceutical company last year caused an outbreak of brucellosis disease. ठीक है, तो more than 3,000 people इन्फेक्ट हो गए थे, बट इसमें अभी कोई बंदा मरा नहीं है. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने जो बोली, तो ये चीज़ न्यूज़ में थी. Then we thought कि we should understand the brucellosis, that what is brucellosis and how it affect or infect the human beings. Next is Bonda tribe and Didai tribe. Bonda tribe and Didai tribe. तो ये क्या है? ट्राइब है बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा.
तो आपको ये याद रखना है कि बोंडा ट्राइब एंड डिडियाई ट्राइब विच वर इन न्यूज़, ठीक है, दीज ट्राइब्स बिलोंग टू उड़ीसा एंड दीज ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल एज कंपेयर टू अदर ट्राइब्स, ये थोड़े से ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, और ये ज़्यादा मिक्सअप भी नहीं होते। तो 62 ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा में, और इसमें से 13 क्या है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और ये क्या है, हाईएस्ट है हमारी जो स्टेट है उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो क्या है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो मेंबर ऑफ दीज ट्राइब्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर नोवल कोरोना वायरस, ठीक है, जो इनको भी क्या हो गया था, कोरोना हो गया था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 ऑफ सितंबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाते हैं। तो हमने अभी 3-4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 21 है, 22 है, ऐसे 27 है। तो आप क्या करोगे, एक जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा अपने नोट्स में 21 को क्या है, 22 को क्या है, 27 को क्या है, ये सारा मेंशन कर लेना, और बाद में कोई ऐसा कोई ट्रिक, कोई समथिंग बनाने की कोशिश करना, देन यू वुड बी एबल टू रिमेंबर। द UN General Assembly has declared this day devoted to strengthening the ideals of peace, through observing 24 hours of non-violence and ceasefire। तो जनरल असेंबली में ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती है, जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। आप ये भी पढ़ना कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन कौन से मेंबर हैं और ये कब इस्टेब्लिश हुई, व्हाट वाज द पर्पस। तो 2020 का थीम क्या था, शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। तो इंटरनेशनल जो डे ऑफ पीस था, इट वाज फर्स्ट established in 1981 by the United Nations General Assembly। 2 decades later 2001 में जनरल असेंबली ने यूनानिमसली मीन्स विदाउट एनी ऑपोजिशन वोट किया कि टू डेजिग्नेट द डे एज ए पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर। सीज फायर समझते हो कि कोई भी दोनों तरफ से कोई भी फायर नहीं करेगा, कोई भी किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो 2001 में ये चीज़ एक्सेप्ट की गई और 21 ऑफ सितंबर को ये चीज़ मनाते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैम्बू डे, 18 ऑफ सितंबर। तो ऑफिशियली एस्टेब्लिश बाय वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका हेडक्वार्टर देखना कि आप कहाँ पे। तो जो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज सेट अप इन 1992, ठीक है, इन द इंटरनेशनल बैम्बू कांग्रेस इन जापान, ठीक है। आपने एक चीज ये भी देखनी है कि विच कंट्री इज द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू, कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा जो बैम्बू प्रोडक्शन करती है, और इंडिया का क्या प्लेस है, ठीक है, इंडिया में जो बैम्बू प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है। तो 1992 में इंटरनेशनल बैम्बू कांग्रेस हुई IBC इन जापान, और उसके बाद वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सेटअप की गई। तो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने 8th जो इसकी वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस थी, बैंकॉक में इस डे को जो क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और 18 ऑफ सितंबर इस डे को रखा गया है। और थीम क्या है 2020 का, बैम्बू नाउ। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बनाया गया था। इट वाज अमेंडेड इन 2017 टू रिमूव बैम्बू फॉर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज, ठीक है, कि पहले इसको एक ट्री कंसीडर किया जाता था, बट अभी इसको ट्री कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है चेंडामंगलम साड़ी। अभी इसको क्या है, GI टैग। GI क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। GI मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। चेंडामंगलम साड़ी इज रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स पुल्ली
पुल्लीयलकारा बॉर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉर्डर होता है साड़ी पे, ठीक है। अ थिन ब्लैक लाइन दैट रन्स अब्रीस्ट विद दी साड़ीज सेल्वेज। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक स्पेशल बॉर्डर है। इसको क्या करना, चेंडामंगलम साड़ी को जाके उसमें गूगल पे सर्च करना और देखना वो किस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉर्डर को देखना। एंड केयर फॉर चेंडामंगलम, ये क्या है, विच वर्क फॉर वीवर्स इन केरला। तो केयर फॉर चेंडामंगलम ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है विच ब्रिंग्स दी eponymous GI tag साड़ी for a fundraiser exhibition to बेंगलुरु, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जीबिशन लगाएगी इस साड़ी के लिए। और ये क्या है, एक्चुअल में चेंडामंगलम क्या है, एक स्मॉल टाउन है नियर अर्नाकुलम दैट स्टैंड एट द क्रॉस रोड ऑफ 3 रिवर्स। तो इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि चेंडामंगलम और ये कहाँ पे है, अर्नाकुलम। अर्नाकुलम, तो अर्नाकुलम क्या है, एक सिटी है, ठीक है। कहाँ पे, केरला में। तो केरला में क्या है, ये सिटी है, वहाँ पे एक स्मॉल टाउन है चेंडामंगलम, जहाँ पे ये साड़ी ये काफ़ी फेमस है। और इस साड़ी को क्या मिला, GI टैग मिला। नाउ द टाउन वाज पार्ट ऑफ एंशियंट पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ मुजुरीज एंड नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन स्पन, ठीक है। हेयर बाय द दिवंगा चेतियर्स, अ कम्युनिटी ऑफ वीवर्स ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि चेंडामंगलम में आप एक चीज ये भी देखोगे कि कौन से 3 रिवर हैं, कौन से 3 ऐसे रिवर्स हैं जो वहाँ पे क्रॉस करते। वन आई कैन टेल यू इज पेरियार रिवर, ठीक है। अदर आप सर्च करना। ये क्या है, टाउन है केरला में। तो यहाँ पे जो 3 रिवर्स हैं इसके नियर अबाउट क्या करते हैं, वो क्रॉस करते हैं। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। और नेक्स्ट है कि अभी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय GI टैग। तो इसकी वो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो पुल्लीयलकारा बॉर्डर है जो इसका, ठीक है, उसके वजह से। और वो क्या है, एक थिन ब्लैक लाइन है जो रन करती है विद दी साड़ी सेल्वेज। नेक्स्ट इज वैभव समिट। अब ये वैभव समिट क्या है, ये है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, वैश्वीय भारतीय वैज्ञानिक समिट वैभव। इसको इनॉग्रेट किया गया 2 अक्टूबर 2020 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। It is a global summit of overseas and resident Indian scientists and academicians, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट जो ओवरसीज रह रहे हैं और या फिर जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो क्या है, जो NRI जो साइंटिस्ट हैं हमारे और जो एकेडमिशियंस हैं, उनकी एक ग्लोबल समिट है। तो इस समिट में क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रीहेंसिव रोड मैप प्रिपेयर करते हैं टू लीवरेज द एक्सपर्टाइज एंड द नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स, ठीक है। कि ये क्या करेंगे, स्पेशली जो इमर्जिंग चैलेंजेस है ऑन द ग्लोबल स्केल उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अपना काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस इमर्ज कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के इशू करते सॉल्व करने को प्रयास करते हैं अपने जो इनिशिएटिव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने एफर्ट्स करते हैं। सो इसमें क्या है, ये एक वैभव समिट क्रिएट की वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे एकेडमिशियन जो बाहर भी चले गए, उनकी अभी भी हम उनके टच में रहें और इस समिट से उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनकी जो भी नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है,
ठीक है, उनको यूज करके, ठीक है, ये सारे जो साइंटिस्ट हैं इनके कोलैबोरेशन से, इनके कॉपरेशन से एक इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज एंड इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन क्रिएट करें इन द कंट्री, ठीक है, थ्रू द ग्लोबल आउटरीच। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, हमने आई थिंक 20-25 समथिंग हमने टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं, और ये मैं जो PDF है ये मैं आपको भेज देता हूँ, तो आपको जो जो पॉइंट्स हैं अपने नोट्स में भी उसको इंक्लूड कर लेना, और यू कैन इवन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस PDF। ठीक है, और उसके बाद इसको रिवाइज करते रहना ऑन अ रेगुलर बेसिस। Sir, it is better to make online notes. सॉरी, Sir, it is better to make online notes yes, on yes, platform definitely you Evernote. can make your own notes online. Okay, if you are short of time, then what you can do, you can take the printout, and you can add more points in the paper itself. ये points तो आपने उसमें डिस्कस कर ही लिए, जो अभी हमने डिस्कस कर लिए ये points, तो what you can do, अगर तो आपने 7 बाय 7 कोई नोट्स बना ले तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं बनाए तो इसका प्रिंट आउट लेके जो जो मैंने आपको होमवर्क बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, तो आप इसके बारे में भी उसी पेज पे लिख लो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है। IUCN के बारे में भी आप इसी में क्या कर सकते हो, जॉट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, राइट Sir, जी। sir, I have a doubt on this month's current affair. Can I ask? यस यस, Sir, sir, Nepal disqualified their parliament. नेपाल, Sir, sir, disqualified their parliament. Sir, there is a revolt in the Nepal. People come outside and preparing for any revolt, sir. Sir, what is the reason? देखो I didn't get that. this is kind of a debatable issue। ठीक है, what we can do, I can provide the 3-4 points। ठीक है, we will chat in the WhatsApp group, तो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स उसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या उसमें इशू है, राइट Okay, sir. जी। So, what is the meaning of tribe? ट्राइब, देखो जैसे अभी देखो ट्राइबल का, वैसे जो ट्राइब का मीनिंग होता है वैसे होता है ग्रुप होता है जैसे, ठीक है, कोई वन सॉर्ट ऑफ वी कैन से कम्युनिटी है अगर कोई, बट ये क्या है, ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें जो फैमिलीज हैं, जो क्लैन्स हैं, ठीक है, उनके यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं, उनका यूनिक कल्चर है, ठीक है, उनके जो वे ऑफ इंटरेक्शन है वो अलग है। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप ऑफ ह्यूमन ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मुंडा ट्राइब, ठीक है, मुंडा ट्राइब है, तो आपने जहाँ अंडमान निकोबार आप देखोगे ना, कई जगह पे जो ट्राइबल मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आप न्यूज़ में देखोगे या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, तो ये मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं फॉरेस्ट में। ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आते, ठीक है, एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, ये थोड़ी क्या है बैकवर्ड कम्युनिटी है, और ये इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, मोस्टली अपनी स्क्रिप्ट भी होती है समटाइम, और इनका जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट होता है, और ये कभी किसी और ग्रुप के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होते, और दे सस्टेन ऑन वेरी बेसिक थिंग्स। देख रहे, ये कपड़े भी मतलब ऐसे नहीं पहनते, ये जो ट्री लीव्स होते हैं जो उनको यूज करते हैं, समटाइम दे डोंट इवन वियर द क्लॉथ्स, मतलब ये चीज होती है। सर, जैसे अभी आप देखोगे ना, हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ST, एक तो SC हो गया, तो एक क्या है इनका स्केड्यूल बना है, वहां पे क्या है लिस्ट है, तो जो भी उस लिस्ट में आता है उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब, ST।
सर जी। सर आतंकवादी और नक्सलवादी में डिफरेंस क्या है? This we will discuss in the internal security. It is a very in-depth topic. We will discuss. Don't worry. ठीक है, ओके सर। बहुत मतलब बड़े डिफरेंस है। वी विल डिफरेंशिएट दी टू। ठीक है, नक्सलवादी और बेसिकली इनकी ना आइडियोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल कि जो नक्सलवादी हैं ये माओइस्ट जो पॉलिसी है उसको जो आइडियोलॉजी उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। टेररिज्म एज सच किसी आइडियोलॉजी को जल्दी फॉलो नहीं करते। ठीक है, इनके अपने क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, सारा कुछ होता है। वी विल डिस्कस। देखिए जो बेसिकली जो नक्सलाइट्स है ना, ये इनका मेन फोकस था कम्युनलिज्म। Excuse me, sir. जी। जी जी बोलिए। सर जो हेल्थ इन इंडियन सर्वे में हमने ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी के बारे में बात की है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, मतलब वो क्या, कैसे, क्या मतलब। देखो जोरोआस्ट्रियनिज्म क्या है, एक ना अलग वो भी हेलो आइडियोलॉजी है। सर, जो हेल्थ इन इंडियन सर्वे वाला जो था हमने करंट अफेयर उसमें किया है ज़ोरोएस्ट्रियन कम्युनिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो क्या होता है। हाँ जी, जो जो जोरोआस्ट्रियनिज्म है ना, ये भी एक टाइप ऑफ ना रिलीजन है। ठीक है, जो इस रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको जोरोआस्ट्रियंस बोलते हैं। ये क्या है, एक प्री इस्लामिक रिलीजन है और इसकी फाउंडेशन कहाँ पे हुई, पर्शिया में हुई। इसका जो फाउंडर था वो जोरोआस्टर था। जैसे 6th सेंचुरी बीसी में जब बुद्धिज्म आया, जब जैनिज्म आया 6th सेंचुरी बीसी में, तब एक और रिलीजन भी वहाँ पे पैदा हुआ था, जोरोआस्ट्रियनिज्म। इसको फाउंड किसने किया था, जोरोआस्टर ने किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोरोआस्ट्रियनिज्म बोलते हैं। और जो इस प्रैक्टिस को जैसे फॉलो करते हैं, जैसे सिखिज्म है, तो सिखिज्म को जो फॉलो करते हैं उसको सिख बोलते हैं। हिंदुइज्म को जो फॉलो करते हैं वो उसको हिंदूज बोलते हैं। जो जोरोआस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं उनको जोरोआस्ट्रियंस बोलते हैं। ओके सर। देखिए इनके मतलब अपने अपने जो जैसे गॉड को लेके हमारी अलग परसेप्शन है। जैसे सिखिज्म में गॉड को लेके अलग परसेप्शन है, जैनिज्म में अलग है। ठीक है, जैनिज्म में आप पढ़ोगे आगे जाके आपके, वो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, वो सारा वो क्लियर करते हैं। बुद्धिज्म भी बोलते हैं, बुद्धिज्म चुप ही रहता है, वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करता गॉड पे भी, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या सोल है जो हमारी वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये हर एक रिलीजन में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे सिखिज्म में, हिंदुइज्म में तो ये चीज़ मानी जाती है, यस देयर इज अ सोल इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इनकी अपना अपना क्या है, जो अपनी अपनी जो परसेप्शन है विद रिगार्ड टू गॉड, विद रिगार्ड टू मेडिटेशन, और विद रिगार्ड टू ह्यूमन सोल एटसेट्रा। ओके सर। Any other doubt? ठीक है, बाकी के हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग भी आपका एक लेक्चर होगा और इवनिंग भी आपका होगा। इवनिंग की मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। अच्छा, इस टाइमिंग में किसी को कोई ऐसा इशू तो नहीं है? चलो वो बाद में नो डिस्कस सर। करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।